नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी की। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक होटल पर छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेच रहे थे। अब ये देश भर में कालाबाजारी के अलग अलग किस्से ये सामने निकल के आ रहे हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी रेमडेसिविर की धड़ेआम बेधड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। लोग 25 से 30 हजार रुपया एक इंजेक्शन का दे रहे हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी और खासकर और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे एक्टेमरा और इटोलिजुमाब, ऐसे जो ड्रग्स हैं जिन पर बेधड़ल्ले से और बेबाक कालाबाजारी चल रही है, इस पर क्रैकडाउन किया जाए। विवेक गुप्ता मुंबई से जुड़ रहे हैं, दिवाकर सिंह भी मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह को पकड़ लिया गया है। 5 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे कितना रेमडेसिविर बरामद हुआ और क्या ये एक दूसरे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए आनंद, जो क्राइम ब्रांच से जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोरेगांव के एक होटल में और साकी नाका के एक होटल में, दो होटलों में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की एफडीए के साथ मिलकर। 5 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है। जानकारी जो क्राइम ब्रांच से मिली है कि एक नेटवर्क था जो ये काम कर रहा था इस तरह से कालाबाजारी का। इसमें जो 5 आरोपी हैं उसमें एक महिला आरोपी भी है। सबसे अहम चीज़ कि जो शुभम आशीष करके आरोपी है और ये महिला आरोपी, ये दोनों मिलकर इस गिरोह को चला रहे थे और बाकी जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं वो जो है इनके साथी हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदगी की गई है आनंद क्राइम ब्रांच के द्वारा। और सबसे अहम चीज की एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो 18,000 रुपए लोगों से वसूली जा रही थी, यानी दोगुना तिगुना दाम जो है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लिया जा रहा था। तीसरी बात यह कि जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके पास मिले हैं वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हैं। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग कैसे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे, कहां से इंजेक्शन मिल रहा था उन्हें, क्योंकि आम आदमी को खोजने से भी नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन सबसे अहम चीज कि इतनी बड़ी बरामदगी, महाराष्ट्र में हालात ऐसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसी का रेमडेसिविर के साथ साथ बहुत सारे और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। और ये सिर्फ मुंबई का ही हाल नहीं है, एक देश में जगह जगह से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र की ही बात करते हैं और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में वैक्सीन की कमी का दावा किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा, लेकिन राजेश टोपे इसे लेकर पूरी तरह से डाउटफुल हैं। उनका कहना है कि अगर 1 मई से पहले वैक्सीन की खेप पहुंच जाती है तो सरकार जोर शोर से अभियान शुरू कर देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ पाया तो वैक्सीनेशन अभियान शायद ही शुरू हो पाए। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, वहीं बीएमसी ने भी कहा है कि वो तो प्राइवेट पार्टनर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में उनके अगर अप्रूव्ड हैं तो फिर वो वैक्सीनेशन शुरू करें। वहां अडार पूनावाला ने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को जितनी चाहिए होगा पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। पर राजेश टोपे कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की खेप ही नहीं पहुंची है। देखिए आनंद, इसको पूरे सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं
तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स किए इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फ़ोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज़ थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स। दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड ICU के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से ICU के बेड के इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से ICU के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है। हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, ICU बेड्स भरे हुए हैं।
तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह वादा कि 10 मई तक 1200 आईसीयू बेड भी बन जाएंगे और साथ ही 44 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और जल्द से जल्द लगने वाले हैं। इनमें से 21 को फ्रांस से इंपोर्ट किया जा रहा है और बाकी जो हैं यहाँ लोकली सोर्स किए जा रहे हैं। लेकिन पूरी दिल्ली में ये प्लांट्स जल्द से जल्द लगने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बनता है कि पहले से ही 8 प्लांट लगने थे जिनमें देरी हुई। क्या अगर ये 8 प्लांट्स होते तो क्या जो ऑक्सीजन की किल्लत पिछले हफ्ते हमको झेलनी पड़ी यहाँ दिल्ली में, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता था? अरविंद केजरीवाल ने कहा जो भी डिलेज हुई उसको भूल जाइए, अब आगे की बात हम सोचते हैं। 44 जो प्लांट्स है वो हम लगाने वाले हैं। साथ ही ऑक्सीजन टैंकर्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी जो लॉजिस्टिक्स है उस पर भी काम किया जाए और ऑक्सीजन जो है सही मात्रा में पहुंचाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं। चारों तरफ टैंकरों की कमी है, ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। 18 क्रायोजेनिक टैंकर जो हैं उनको अब इंपोर्ट किया जा रहा है। क्या इसे पहले नहीं कर देना चाहिए था? प्लानिंग की कमी क्या कहीं रह गई है? दूरदर्शिता जो होनी चाहिए थी वो क्या कमी, उसकी कमी दिख रही है? चलिए अब आगे जो ठीक कर रहा, जो हो गया बीत गई सो बात गई, कहें आगे का हम ठीक करते हैं। प्रियंका कांडपाल ये भी कहा जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक 500 बेड की फैसिलिटी डीआरडीओ की जो बनी वो 3 घंटे में भर गई, लोगों को आईसीयू बेड्स की जरूरत है। दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम कर दी गई है, कम से कम 50% हो गया है। जो पहले 1 लाख टेस्टिंग होती थी अब सिर्फ 50-55 हज़ार की टेस्टिंग हो रही है, उसमें भी 27 हज़ार पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 1,05,000 के लगभग टेस्ट हो रहे थे और कल के डेटा की अगर बात करें तो 57,000 मात्र टेस्ट हुए, जिसमें से भी 20,000 पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी दर जिसकी बात कर रहे थे 35 दोबारा से पार कर गई है, जो कि 2 दिन पहले तकरीबन 30 पहुंची हुई थी। तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली के हालात हैं वो खराब जरूर होते जा रही हैं और किसी भी तरीके से सुधार उनमें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि टेस्टिंग जरूर कम कर दी गई है। मैं देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये एम्स के बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिल्ली सरकार की जो प्लानिंग है, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई थी कि राशन बांटा जाएगा, खाना बांटा जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये NSCOI की टीम है जो तमाम लोगों को खाना बांटते हुए यहाँ नजर आ रही है। कब से आप लोग खाना बांट रहे हैं? देखिए, हमें यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर पे जो दिल्ली के कई हॉस्पिटल है
6 दिन से ज़्यादा हो गया है कि हम लोग यहाँ पे जो है खाना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि इस कोरोना में जो गरीब लोग हैं, एक तो वो कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं और उनके लिए वो असमर्थ हैं कि वो खाना भी जो है खा सकें। ये देखिए आप लंबे यहाँ पर जो बीमार हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके लिए ये इंतजाम इस तरीके से पर्सनल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां पर बेड्स और ऑक्सीजन की कमी सरकार की तरफ से दिल्ली के अस्पतालों में नजर आ रही है, वहीं ये जो दूसरा पहलू रहता है इस तरीके के लॉकडाउन का या महामारी का, वो भी देखने को मिल रहा है। प्रियंका देखिए, NSUI हो चाहे कोई भी संगठन हो, अगर वो लोगों की मदद कर रहा है तो उनको सलाम, क्योंकि और लोगों को समाज में से आगे निकलकर लोगों की मदद करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियंका, एक बात आती है कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन की अवस्था आ गई थी, दिल्ली में इस बात को सोचा गया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो फिर ये जो टैंकर्स के निर्यात का जो काम है, ये जो आयात का जो काम है, ये जो स्टेप है, ये 20 दिन पहले क्यों नहीं लिया गया? वो जो ऑक्सीजन प्लांट्स का इंपोर्ट अब हो रहा है, वो 20 दिन पहले क्यों इसका फैसला नहीं लिया गया? और जो 8 प्लांट जो सरकार की तरफ से लगने थे सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ, उसमें से सिर्फ एक लगा है, वो क्यों नहीं 15 दिन पहले उस पर काम हुआ? अगर वो सब होता तो जो पिछले हफ्ते हमने देखा जिस तरह से त्राई-त्राईमाम हो रहा था, वो शायद नहीं होता। कहीं ना कहीं जो ये डिपेंडेंसी है, ये कम हो जाती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब जब 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है, 1 हफ्ते के बाद भी किसी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिली, अब एक्टिवनेस नजर आ रही है, अब ऑक्सीजन प्लांट पर बात हो रही है। लेकिन बात सबसे अहम सवाल यही है कि 1 साल बाद ये सारे हालात दोबारा लौटे हैं, तो जो पूरा पीरियड था कूल डाउन का, उस वक्त तैयारियां क्यों नहीं की गई? क्यों उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स के या ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तैयारियां की गई? क्यों इंतजार किया गया कि एक दूसरी वेव आएगी जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे, अस्पताल के जो CMOs है, जो MS है, रोएंगे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद एक्टिवनेस दिखाई जाएगी? तो कहीं ना कहीं एक गलती बहुत बड़ी हुई है, जो कूल ऑफ पीरियड जिसको समझ लिया गया, जो कि एक्चुअली एक प्रिपरेशन टाइम था सरकार के लिए, और उसी का खामियाजा फिलहाल दिल्ली की जनता भुगत रही है। प्रियंका, एक और बात है कि ये जो टेस्टिंग कम हुई है पिछले कल, क्या ये एक एबरेशन है? क्या वापस अब टेस्टिंग की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, या फिर क्योंकि संक्रमण और पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा है कि 1 in 2 जिनको टेस्ट किया जा रहा है, 1 in 2 पॉजिटिव निकल के आ रहा है, या फिर लैब्स पर इतना प्रेशर है कि वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे, कि 24 घंटे में रिजल्ट्स की भी जरूरत है, 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं अब लैब्स के रिजल्ट्स में आने में? क्या इसकी वजह से इसको टेस्टिंग को कम किया गया है ताकि लोड भी थोड़ा कम हो? जी यहाँ पर जी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं आनंद, दिल्ली के अगर हालातों की बात की जाए, अगर आप लैब टेस्टिंग के लिए किसी बड़ी से बड़ी लैब को फोन करेंगे, मैं प्राइवेट लैब टेस्टिंग की बात बता रही हूँ, वो पहले तो आपको 2 दिन बाद का टाइम देते हैं होम सैंपलिंग के लिए। रिपोर्ट के लिए पहले वो कहते थे 24 से 48 घंटे, अब बकायदा उनकी वेबसाइट पर लिखा रहता है कि 72 से 96 घंटे में रिपोर्ट आएगी। तो ये उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर लोड है, इसीलिए ज्यादातर लैब्स जिनके नाम भी अगर मैं लूं तो वो RT-PCR कर ही नहीं रहे हैं। वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि रिजल्ट 4-4, 5-5 दिन के बाद आता है, लोग हम पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है दिल्ली में कि टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कितने पॉजिटिव केसेस पता चलेंगे? जो सरकार कर रही है या जो लैब्स में हो रहे हैं, उसका आंकड़ा हमारे सामने है। बिल्कुल। पर सवाल यही है कि परसों तक 72,000, 77,000 टेस्ट होते थे, कल वो 57,000 क्यों हुए? जी प्रियंका, आप मेरे साथ रहिए। मेरा दर्शकों से यही आग्रह है, अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, यानी जुकाम है जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है, बुखार है जैसे कि आपको 2-3 दिन लगा है, तो आप अपने आप को इमीडिएटली ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोरोना हुआ है। आप अपने आप को आइसोलेट करें और फिर टेस्टिंग और उसके बाद जो भी काम करना है उसको करिए। लेकिन जो मेडिकेशन है, जो प्रक्रिया, जो प्रोटोकॉल आपको एक कोविड पेशेंट की तरह फॉलो करना है, उसको आप फॉलो कीजिए। आप इसको दरकिनार, इसको इग्नोर मत कीजिए और ये मत वेट कीजिए कि 3 दिन बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन आपका, आज सोमवार को टेस्ट हुआ, आपको शनिवार तक आपका या फिर शुक्रवार तक आपके पास टेस्ट की रिजल्ट आती है। 4 दिन के अंदर आपका भले ही रिपोर्ट नेगेटिव आए लेकिन सिम्टम्स कई और हो सकते हैं। तो इसीलिए इमीडिएटली आपको अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और अपने आप को ट्रीट कीजिए। और जो प्रोटोकॉल है डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो डॉक्टर कहें उस तरह से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो है सही टाइम पे अगर आपने उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो फिर जो आपके सिम्टम्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और पोजीशन को एग्रेवेट होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल ये वादा किया है कि 44 ऑक्सीजन के टैंक जल्द से जल्द लगेंगे। आइए सुनते हैं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है,
वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। 44 प्लांट्स हैं जिसमें से 8 जो है 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्रियंका इनको तो फिर जनवरी फरवरी में लग के तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक बार अप्रूवल हो जाए उसके बाद अगर आप सही तरीके से काम करें तो 30 दिन के अंदर ये प्लांट लग सकते हैं। आप उसका खांचा बना दीजिए और उसके बाद जो प्लांट का इंस्टॉलेशन होता है उसमें 10 दिन लगते हैं, तो 10, 20, 25 दिन मान लीजिए, 30 दिन के अंदर ये प्लांट्स लग जाने चाहिए थे। अब वो कह रहे हैं 30 अप्रैल तक लगेंगे, और जो 21 जो फ्रांस से इंपोर्ट हो रहे हैं वो उन्होंने कहा रेडी टू यूज हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 30 अप्रैल तक कम से कम 29 से 30 जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो रेडी टू यूज होंगे दिल्ली में। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तैयारियां पहले क्यों नहीं हुई, वहां पर ये भी ध्यान देने लायक बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि देश के लिए ये दूसरी कोरोना लहर होगी, पर दिल्ली चौथी कोरोना लहर को झेल रहा है। ऐसे में जब दिल्ली के एक्सपीरियंसेस ज्यादा थे, दिल्ली जब इस तरीके के पीक्स को लगातार बाकी स्टेट से ज्यादा देख रहा था, तो क्यों तैयारियां नहीं की गई? वो रेडी टू अभी इम्प्लांट जो जिन प्लांट्स की बात हो रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो रही है, उनको पहले क्यों नहीं लेकर आया गया? क्यों इंतजार किया गया कि एक दिन में 380 मौतें होंगी, एक दिन में रिकॉर्ड टूटेगा दिल्ली की मौतों का, जो कल टूटा है 380 मौत के साथ, और उसके बाद अब सरकार एक्टिवनेस दिखा रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल तो रो ही रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, आम लोगों के लिए भी सिलेंडर मिलना या उसकी रिफिलिंग करवाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम इश्यूज है जो दिल्ली में शायद सबसे बड़े फिलहाल है, जिसको अब सरकार एड्रेस कर रही है। और प्रियंका, एक और बात, ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन मैं जल्दी आपसे जानना चाहूंगा, दिवाकर ने वहां पर मुंबई में क्रैकडाउन हुआ है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में कई जगह पे रेमडेसिविर की तस्करी हो रही है, जो उसका जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। यही बात तो दिल्ली में भी हो रही है। अगर वहां 18,000 रुपए वायल की कीमत से बेचा जा रहा है, दिल्ली में तो 25 से 30,000 रुपए की कीमत से बेचा जा रहा है। तो क्या इस पर कुछ काम कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से तो हमने देखा था कि इस तरीके के गिरोह को पकड़ा जा रहा है। ये 900 रुपए की जो वाइल है या 1000 रुपए की जो वाइल है, 40,000 रुपए तक दिल्ली में ब्लैक में बेची जा रही है। 1200 की दवाई यहाँ 25,000 तक बेची जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल सारा ध्यान जो है वो ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन को लेकर ही बना हुआ है। तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी प्रशासन संभाल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो कालाबाजारी पर नजर रखे हुए हैं। जी प्रियंका कांडपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई। कांग्रेस की महासचिव जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर जनता को तत्काल प्रभाव से राहत देने की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की जांच ही नहीं हो रही है। कांग्रेस की महासचिव ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच केंद्र खोलने पर और हर जिले में ऑक्सीजन भंडारण केंद्र खोलने की मांग की है। यही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहरों में भी कोरोना की जांच में कोताही बरते जाने का आरोप लगाया है। प्रियंका के मुताबिक अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत और कालाबाजारी हो रही है। प्रियंका ने चिट्ठी में लिखा कि इस लड़ाई में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेला मत छोड़िए, क्योंकि जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। नीरज जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटर है योगी आदित्यनाथ को। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, और वहां पर अगर ये महामारी फैल गई तो ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा है। शहरों में तो है ही, ग्रामीण इलाके बिल्कुल भी पस्त हैं, पूरी तरह से पस्त हैं, कोई तैयारी नहीं है वहाँ। आनंद, बिल्कुल आरोप लगाने के साथ साथ सुझाव भी दिया और 3 पन्नों के पत्र में 10 बिंदुओं पे जोर दिया, जिसमें इस बात पे सबसे अधिक जोर दिया गया कि ग्रामीण इलाकों में जांच की सुविधा बढ़ाई जाए, क्योंकि शहरों में भी मुश्किल हो रहा है। और ये भी आरोप लगाया है कि कई मामलों में रिपोर्ट आ ही नहीं रही है और कई मामलों में निगेटिव रिपोर्ट आ रही है, तो उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कई मरीजों की तरफ से। और 10 बिंदुओं पे उन्होंने जोर दिया है कि
सरकार जो है रैंप अप करे तमाम सुरक्षा माफ कीजिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था को, और ऑक्सीजन केंद्र भी स्थापित करे उन इलाकों में जहां कोरोना के मरीज अधिक है। तो 10 बिंदुओं पे बात की है, आरोप के साथ साथ सुझाव भी है। देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी के पत्र पर कोई जवाब दिया जाता है कि नहीं। लेकिन राज्य की जी एक बात है कि योगी आदित्यनाथ ने और योगी सरकार ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर की किल्लत नहीं होगी, लेकिन कालाबाजारी जो है इन लाइफ सेविंग ड्रग्स की, जो जान बचा सकती हैं ऐसी जो दवाएं हैं और साथ साथ ऑक्सीजन की भी बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर क्रैकडाउन करने की बहुत जरूरत है। और ये सुझाव बहुत सही है कि ग्रामीण इलाकों में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के एक ऑक्सीजन प्लांट लोकलाइज तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये सुझाव के स्तर पे ही है आनंद। और उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में बेड की कमी है, आईसीयू बेड की कमी है, इसके अलावा दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, शहरों में ऑक्सीजन की कमी है। और ये ऐसे में अगर ये बीमारी ग्रामीण इलाकों में फैल गई तो वहां जांच की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में रैंप अप करना चाहिए पूरे हेल्थ सिस्टम को जितना जल्दी हो सके। तो प्रियंका गांधी का सुझाव जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को एक गाइडेंस के तौर पे उन्होंने कहा है। आरोप तो जरूर लगाया है क्योंकि विपक्ष की नेता हैं, वहां की महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन देखना होगा कि जो आश्वासन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दवाइयों की कालाबाजारी रोकने को लेकर दिया था वो आने वाले वक्त में पूरी होती है कि नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे भी कई अस्पताल हैं अभी जहां ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ दवाइयों की भी कमी है। जी, ये सबसे बड़ी बात है नीरज कि ये जो तू सुझाव है, राजनीति अपनी तरफ और ऑपोजिशन पॉलिटिक्स अपनी तरफ, लेकिन जो सही सुझाव हैं उस पर काम करना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक कालाबाजारी रोकने की जरूरत है, ये जो दवाइयों का अभाव, जो आर्टिफिशियल क्रिएशन जो है, इसको रोकने की जरूरत है। दूसरा, हर जिले में कम से कम ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट्स फटाफट लगाने की जरूरत है। बिल्कुल आनंद, ऑक्सीजन के मामले में एक बड़ी चुनौती है कि आप ऑक्सीजन तो पहुंचा देंगे कई इलाकों से, बोकारो से लखनऊ भेजा जा रहा है, बोकारो से दूसरी जगह भेजा जा रहा है और कई दूसरे इलाकों से दूसरे केंद्र में भेजा जा रहा है। लेकिन एक चुनौती और है कि आईसीयू बेड कहां से आप बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन मरीजों को तक पहुंचाने की व्यवस्था है वो कैसे करेंगे। इसीलिए बहुत सारे मरीज है, कल भी मैंने एक ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया था, वहां बहुत से लोग ऐसे पहुंचे थे जो निजी तौर पे अपने घरों में सिलेंडर भरवाने आए थे और उस ऑक्सीजन प्लांट में किसी को 3 से 4 घंटे के बाद इस तरह की आपूर्ति हो रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के सुझाव को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया और उसको आगे अधिकारियों को भेज दिया है ताकि आने वाले वक्त में उसमें अमल किया जा सके। तो राजनीति का वक्त नहीं, अगर आरोप लगता है तो उसे स्वीकार करना होगा, अगर कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसे मानना भी होगा। जी, आरोप का एक तरफ रखें, जो सुझाव दिए गए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं लगा हुआ है, प्रशासन नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन इसे एक फौरी तौर पर करना जरूरी है, एक रिकॉर्ड पेस पे करना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों की जान को बचाना है तो इन सब चीजों पर काम करना बहुत आवश्यक है। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए राजस्थान के 3 मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। शांति धारीवाल, बीडी कल्ला और रघु शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। ये तीनों मंत्री केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं के आवेदन बढ़ाने की मांग करेंगे। इन लोगों की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी जी और मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात होगी। अब वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सुराग मिलने के बाद इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये गिरोह जरूरतमंदों को 20,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड जालना जिले के कोविड सेंटर में काम करने वाले एक वार्ड बॉय को बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन और एक कार बरामद की गई। आज क्राइम ब्रांच की कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि रेमडेसिविर का काला बाजार और होके 20,000 रुपए के भाव से इंजेक्शन बेच रहे हैं। ऐसे 7 आरोपी और उनका कार और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए हैं।
7 एक्यूज को अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर रही है। रेमडेसिविर की मांग इन दिनों तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद इसकी कालाबाजारी जोर पकड़ने लगी। क्राइम ब्रांच ने 2 शहरों में छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ साथ कई लोगों को पकड़ा है। मुंबई से रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोग गिरफ्तार हुए तो औरंगाबाद से 7 लोगों को पकड़ा गया है। अब इस तरह की कालाबाजारी की रिपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि गुजरात से भी आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हर जगह आपदा में अपना मुनाफा कमाने के लिए लोग खड़े हैं, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं और पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सबको रोकने की, इस पर क्रैकडाउन करने की बहुत ज़रूरत है। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, अमित पांडे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विवेक गुप्ता की ओर रुख करेंगे। विवेक, सबसे बड़ी बात है ये जो कालाबाजारी का ये जो नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं अस्पताल के किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा है, या तो डॉक्टर है या वार्ड बॉय है या सप्लायर है या कोई फार्मासिस्ट है। इसको तोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये अपना ये आपदा में मुनाफा कमाने का जो ये काम कर रहे हैं, ये इससे बड़ा क्राइम नहीं कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल शिकानंद, आपने देखिए काफ़ी बड़ा क्राइम है। एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड में ये काफ़ी बड़ा क्राइम माना जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम औरंगाबाद की बात माने तो औरंगाबाद में सरकारी अस्पताल है, वहाँ का वार्ड बॉय पूरा मास्टरमाइंड था। किस तरीके से जो रेमडेसिविर है वहाँ से वो चोरी करता था और चोरी करने के बाद एक इंजेक्शन जो 20-20 हज़ार रुपये बेचा जाता था। आनंद, आपको बताएंगे कि जो मार्केट वैल्यू अगर एमआरपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की है वो 1400 से 1600 रुपए की है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो 1400 और 1500 का जो इंजेक्शन है वो 20-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की हालत ऐसी है कि लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए इस समय पैसा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, जिसका फायदा अब ये गृह के लोग, ये जो लोग वार्ड हुआ है, जो गिरफ्तार हुआ है, वो लोग उठा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को दी जाती थी, वहां से इंजेक्शन चोरी कर वो लोग बाहर में ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वही हालात मुंबई के भी है। मुंबई में भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, उनके पास में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। तो मुंबई पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है, महाराष्ट्र पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र इन लोगों पर कड़े से कड़े सेक्शंस लगाने चाहिए और इनके चेहरे जग जाहिर कर देने चाहिए। इन सबको दिखा देना चाहिए कि कौन है ये, और एक डर होना चाहिए कि आप इस तरह की कालाबाजारी नहीं करेंगे। और ये जो है ये सिर्फ मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं, हर जगह हो रहा है। अब कोरोना महामारी की सबसे जबरदस्त मार महाराष्ट्र पर पड़ी। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए यहाँ का जो प्रशासन है हर तरह के उपाय कर रहा है ताकि इस बीमारी की बढ़ती चेन को कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाए। ब्रेक द चेन, ये मुहिम है, ये लक्ष्य है। इसी बीच नासिक जिले की महानगर पालिका आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों से मिलने वाले उनके तीमारदारों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोरोना पॉजिटिव मरीज के पास जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मिलने के लिए उनके रिश्तेदार लगातार आ रहे हैं, बल्कि किसी न किसी बहाने से मरीजों तक खाने पीने की चीज़ों तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा महानगर पालिका आयुक्त ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सबसे पहले तो 1000 रुपए दंड लेकर उन्हें चेतावनी दी जाएगी, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं माने तो उनके खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में वैक्सीन की कमी का दावा किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है, लेकिन राज्य सरकार इसे लेकर पूरी तरह से डाउटफुल है। राजेश टोपे ने बताया कि अगर 1 मई से पहले वैक्सीन की खेप पहुंच जाती है तो सरकार जोर शोर से अभियान शुरू कर देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वैक्सीनेशन अभियान शायद ही शुरू हो पाए। वैक्सीनेशन प्रोसेस 18+ अबव का 1 मई से शुरू होने वाला है, शनिवार से। लेकिन क्या महाराष्ट्र का या फिर हम उस स्टेज में हैं कि जो अभी 18 से 40 साल के जो उम्र के लोग हैं उन्हें हम वैक्सीनेशन दे पाए मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में 1 तारीख से? नहीं, ज़रूर 1 तारीख से दे पाएंगे क्या नहीं, मैं ये आज एकदम परफेक्टली नहीं कर सकता। लेकिन एक ज़रूर है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल पॉजिटिव है 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए। हमने जो भी वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर्स है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, उनको हमने बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है। कंटिन्यूसली प्रयास हो रहा है कि जल्द से जल्द हमें रेट्स भी बोला जाए, कितना अवेलेबल आप करके देंगे, आपका डिस्पोज यानी आपका जो डिस्चार्ज या ये जो होता है क्या बोलते हैं डिस्पैच, तो डिस्पैच
का जो शेड्यूल होता है वो हमारे को बोलना चाहिए, ऐसा हमने चिट्ठी में लिखा है। तो देखना है कि उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। इसलिए हमारे को फिक्र एक ही बात की है कि अगर आज ये दो ही लोग हैं, अभी पाइपलाइन में काफ़ी लोग आगे है, ऐसा नहीं किसी का सेकंड ये चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है, तो कंप्लीट फेजेस चलने के बाद एक आध दो महीने के बाद कई प्लेयर्स इसमें आएंगे। लेकिन आज ये एक आध दो महीना जो है, जो हम क्रुशियल समझते हैं, अगर वैक्सीनेशन देने के बाद ज़रूर ये स्प्रेड भी कम हो सकता है और डेथ भी कम हो सकती है। राजेश टोपे जी, वैक्सीन की खेप तो आ जाएगी, पर क्या आप गारंटी देंगे जीरो वेस्टेज की? क्योंकि महाराष्ट्र का एवरेज देश के एवरेज से ज़्यादा था पहले चरण के वैक्सीनेशन में, और ख़ासकर सीनियर सिटीजन्स के वैक्सीनेशन के चरण में आपका तो नेशनल एवरेज से भी कम रेट है। क्या इस पर आप वादा कर सकते हैं? चलिए, इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारी मची हुई है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया। खास बात यह है कि लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली बोतल में मोनोसेफ, नमक और एक अन्य इंजेक्शन का पाउडर मिलाकर नकली इंजेक्शन बेचा करते थे। पुलिस ने इस मामले में मेडिकल कॉलेज के की नर्स, निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज की नर्स रीना प्रजापत हॉस्पिटल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली बोतल और उसकी पैकिंग की सप्लाई करती थी, और बाकी के लोग उसमें नकली माल भरकर बेचा करते थे। ये गिरोह 20 से 35 हज़ार रुपये में ज़रूरतमंद लोगों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते थे। इस खुलासे के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। इन लोगों ने मरीजों के कुल नकली 12 इंजेक्शन बेचे हैं। अगर मरीज की मौत होती है तो पुलिस अन्य धाराएं भी बढ़ाएगी। पिछले दिनों से रेमडेसिविर की काफ़ी डिमांड थी, और ये चूँकि आईसीयू में कार्य कर रही थी, वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को रेमडेसिविर के डोजेस दिए जा रहे थे। तो इसमें जब भी डोज देने के बाद खाली वॉइल डस्टबिन आदि में फेंक दिया जाता था, तो ये लेडी जो है नर्स, ये उसको उठा लाती थी और अपने भाई के साथ मिलके, अपने सगे भाई के साथ मिलके ये लोग उस वॉइल में एक लोकल सॉल्ट जो 20 रुपये का आता है उसको भर देते थे और नकली इंजेक्शन बना लेते थे, और उसको फिर ये मार्केट में 30 से 35 हज़ार रुपये तक बेचते थे। इसमें जो भी लोग शामिल थे उनको सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मनोज शर्मा जुड़े, कैसे लोग हैं हमारे समाज में, कैसे लोग हैं? वो एक मेडिकल ऑफिसर है, पूरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स का नाम खराब कर रही हैं ऐसी नर्सेज, ऐसे मेडिकल वार्ड बॉय। अगर ऐसे लोग करने लगे तो ये कैसे हो सकता है? समाज कैसे फिर किस पर भरोसा करेगा? और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, उन पर भी आप लोग शक की निगाहों से देखेंगे। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मनोज, वाकई आनंद, इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। लेकिन आनंद, एक बात बड़ी सटीक आप कह रहे थे कि ऐसे जितने भी मामले पकड़े जा रहे हैं, चाहे रतलाम का मामला हो, चाहे इसके 3 दिन पहले भोपाल में हुआ था, कहीं ना कहीं एक मेडिकल स्टाफ उसमें जुड़ा होता है। यहाँ देखिए आप, मेडिकल कॉलेज की एक नर्स वो मिलती है एक प्राइवेट कॉलेज के 2 डॉक्टरों से, उसके बाद 3-4 दूसरे लोग जुड़ते हैं, और वो इंसानियत के खिलाफ इस ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी से पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश परेशान है, तब ये लोग मिलकर ये पूरा रैकेट चलाते हैं, नकली इंजेक्शन बनाते हैं। देखिए, एक साथ कालाबाजारी तो अपनी जगह है, नकली इंजेक्शन बनाकर बेचते हैं। 12 लोगों को उन्होंने इंजेक्शन लगा भी दिए। हालांकि अब पुलिस कह रही है कि उन 12 लोगों को नज़र रखे हुए है, अगर उनमें से किसी की हालत बिगड़ती है या किसी की मौत होती है, उन हालात में इनके खिलाफ 302 तक की धारा दर्ज होगी। एक बात और पुलिस ने साफ कही है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका में भी इनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। लेकिन आनंद, सबसे अहम बात यह है कि जो कोरोना वॉरियर, जो फ्रंट लाइन वर्कर, उनमें से जब एक आदमी जाकर टूटकर इनसे जुड़ता है, भोपाल में भी एक नर्स जब पकड़ी गई थी, वो भी अपने दोस्त के साथ मिलकर बिल्कुल यही काम कर रही थी कि जो पैकिंग जो होती है सरकारी कॉलेज में या सरकारी मेडिकल अस्पताल में, जो पैकेजिंग है, रेमडेसिविर की खाली बोतल उठा के लाओ और उसमें नकली माल भरकर इस तरह 20 से 25 हज़ार। क्या उनमें कोई आत्मा नहीं है? उनका जमीर क्या इतना मर चुका है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इन पर तो कड़ी से कड़े सेक्शन ही नहीं, इनको सरेआम बदनाम भी करना चाहिए और इनको उन लोगों के सामने छोड़ देना चाहिए जिनके साथ इन्होंने धोखा किया, और उनको बताया कि आपको जो सजा देनी है दे दो। ऐसे लोगों पर किसी तरह की रहम नहीं होनी चाहिए। ये यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सच पीपल। चलिए, अखाड़ा में वक्त बस इतना ही है, पर खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा न्यूज़ 18 इंडिया पर। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, वो भी 44